रुको, मैं भी एक पोस्ट करता हूँ, संबित ने कहा। फिर अपने असिस्टेंट से अपना फोन लेने के तुरंत बाद उसने भी एक ट्विटर पर पोस्ट किया। अगर तल्पेश ने मुझे बताया नहीं होता तो मुझे ये मालूम ही नहीं चलता कि कृतिका अभी भी आर्ट स्कूल में एक्टिंग क्लासेस ले रही है। उसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस किसी एक्सपीरियंस्ड एक्टर से कम नहीं, किसी यंग एक्टर और न्यूकमर से तो वो कई गुना बेहतर है। उसके एक्सप्रेशंस चाहे आंखों से दिखाए जाने वाले हो या बॉडी लैंग्वेज से, सब परफेक्ट होता है। मुझे खुशी है कि तल्पेश ने कृतिका को हमारी फिल्म में कास्ट किया है। प्रोडक्शन क्रू का हर मेंबर कृतिका के सपोर्ट में आगे आ रहा था। कल्पेश और संबित की रेपुटेशन हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी ही रही थी, और जब इन दोनों के साथ साथ लोगों ने डायरेक्टर दिवाकर को भी कृतिका के सपोर्ट में आते देखा, तो वो सब कन्विंस हो गए कि इस पूरे मैटर में कृतिका की कोई गलती नहीं है। ये गलत है। अग्रीमेंट साइन कर लेने के बाद फिल्म को लेकर अपनी फीस बढ़ाने की डिमांड करना कहाँ से सही है। तल्पेश को उस बेशर्म लड़की को अपनी फिल्म में कास्ट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बाद में उसने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। मैं मिस्टर साइको को सपोर्ट करता हूँ। मैं ये फिल्म जरूर देखने के लिए जाऊंगा। मुझे कृतिका की एक्टिंग से काफी उम्मीद है। फाइट क्वीन में एक छोटा सा रोल भी उसने बड़े अच्छे से निभाया था, और यहाँ तो वो लीड रोल में है। इधर जब सोनाली ने देखा कि वो फिर से कृतिका के लिए खोदे गए अपने गड्ढे में खुद ही जा गिरी थी, तो उसका गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया। वो पागलों की तरह अपने कमरे में इधर से उधर सामान फेंकने लगी। ऐसा क्यों होता है कि हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इधर ज्योत्सना, जो कि कृतिका के फैन क्लब की हेड थी, उसने तुरंत एक्शन लिया। एवरीवन, कोई हमारी कृतिका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तुम सब जानते हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। उसे इतना टॉन्ट करना है कि वो अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दे। फैन क्लब के हर मेंबर ने तुरंत ग्रुप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। एक तहजीब में रहते हुए हम सब हमारी कृतिका के अगेंस्ट बोलने वाले को टॉन्ट करना शुरू करते हैं। हम कृतिका की मोराल्स को फॉलो करते हुए उसके दुश्मनों को याद दिलाएंगे कि कृतिका का गुस्सा उसके दुश्मनों पर कितना भारी पड़ सकता है। वो गॉडेस ऑफ फ्योरी है, और हम सब उसकी सेना। कृतिका अपनी फैन बेस में हो रही एक्टिविटी को देख हैरान हो गई। ये कैसा निकनेम दिया है उसके फैंस ने उसे, गॉडेस ऑफ फ्यूरी, मतलब गुस्से की देवी या आफत की देवी। और वो सब उसकी सेना। बाकी के एक्टर और एक्ट्रेस के फैंस तो उन्हें निकनेम के नाम पर क्यूटी, सोना, बेबी जैसे नाम देते थे, लेकिन जब बात उसके निकनेम की हुई तो उसके फैंस ने उसे गुस्से की देवी कहा। बड़ी गलत बात है ये। खैर, ये निकनेम भी तो प्यार से ही दिया गया है। चल जाएगा, नहीं चला तो चलाना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद ही कृतिका की सेना ने सोनाली को टैग कर उस पर शब्द रूपी बाण चलाना शुरू कर दिया। थैंक्स सोनाली, तुम्हारी वजह से हमारी गॉडेस ऑफ फ्यूरी की पॉपुलैरिटी में फिर से इजाफा हो गया। थैंक्स सोनाली, तुम्हारी वजह से मेरी जैसे कृतिका के सभी फैंस को फिर से एक जगह आने का मौका मिल गया। अरे यार, तुमने फिर से अपने लिए गड्ढा खोद लिया और उसमें गिर भी गई। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, कृतिका दी सबीर तुम्हें चोट पहुंचा ही देगी। इधर फिल्म क्रू, जो कि दिन की शूटिंग से फ्री हो गए थे, वो सब ट्विटर पर एक्टिव थे और कृतिका के सपोर्ट में किए जा रहे उसके फैंस के कमेंट्स को देख हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो रहे थे। कृतिका एक खूबसूरत और अच्छी लड़की थी, फिर वो सब उसे गुस्से की देवी क्यों बुला रहे थे? ये निकनेम कुछ ऐसा था जैसे वो कोई गैंगस्टर हो। इसके अलावा उसके फैंस भी किसी गैंगस्टर की तरह ही बिहेव कर रहे थे। उनके चेहरे पर आए क्यूरियोसिटी भरे एक्सप्रेशंस देख कृतिका भी हेल्पलेस फील करने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके फैंस उसे इस तरह का अजीब सा नाम देंगे। ऐसे ज्योत्सना पहले कृतिका के लिए कई तरह के निकनेम सजेस्ट कर चुकी थी, लेकिन उसे भी मालूम नहीं था कि कृतिका को लेकर बनाए गए उसके फैन क्लब के सारे मेंबर्स कृतिका को इस नाम से बुलाने लगेंगे। जब तक वो इसे चेंज करने की बात करती, तब तक उन सभी ने यह नाम एक्सेप्ट कर लिया था। बेचारी सोनाली अपनी घटिया कोशिश से कृतिका की रेपुटेशन को तो रत्ती भर भी बिगाड़ नहीं पाई, लेकिन अपनी रही सही रेपुटेशन भी उसने गंवा दी। सारी उम्मीद खत्म हो जाने के बाद उसने उस प्रोडक्शन टीम को कांटेक्ट किया जिसने कुछ दिन पहले उसे एक वेब फिल्म ऑफर की थी, और जिसे उसने ठुकरा दिया था। लेकिन अब वो लोग भी उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। मिस सोनाली, वी आर सॉरी। आपके रिजेक्शन के बाद हमने अपने फिल्म के लिए एक दूसरी एक्ट्रेस को ऑलरेडी साइन कर लिया है।
वैसे अगर उन लोगों ने किसी को साइन नहीं भी किया होता तो भी वो लोग अब सोनाली के साथ तो पोल से भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते। इस दौरान नेशनल फिल्म एकेडमी में कृतिका के क्लासमेट्स ट्विटर पर उठे इस तूफान को देख हैरान थे। कोई स्टूडेंट हैरानी में लगभग चिल्लाते हुए बोला, हे भगवान, यानी कृतिका ने स्कूल से छुट्टी फिल्म की शूटिंग करने के लिए ली थी क्या? कोई और भी शॉक हो गया और उसकी आवाज तो पहले वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा तेज थी। हाँ, देखो तो ट्विटर पर क्या हो रहा है। कृतिका मिस्टर साइकोनॉन की मूवी की शूटिंग कर रही है, जिसके डायरेक्टर और एक्टर दोनों ही तलपेश हैं। हे भगवान, रिया तो बस एक वेब फिल्म कर रही है, जबकि कृतिका कृतिका तो एक थिएट्रिकल फिल्म में काम कर रही है। वहां मौजूद हर स्टूडेंट यही सोच रहा था कि किसी वेब फिल्म में काम करने से तो लाख गुना अच्छा थिएट्रिकल फिल्म में काम करना है। कौन कहता है कि कृतिका पहली बार लकी थी और उसे दोबारा किसी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। किस्मत से उसी वक्त रिया अचानक से क्लासरूम के दरवाजे से अंदर आई। वो अपनी फिल्म के प्रोडक्शन क्रू को अगले दिन ज्वाइन करने वाली थी। आज तो स्कूल वो जानबूझकर सबके सामने शो ऑफ करने के लिए आई थी। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर आएगी, उसे कृतिका के किसी फिल्म में काम करने के लिए छुट्टी पर जाने की खबर मिल जाएगी। ये इतनी भी बड़ी बात तो नहीं जितना तुम लोग हो हल्ला मचाने लगे हो। भले ही तल्पेश ने अच्छी खासी मूवीज पे काम किया है, लेकिन उन सभी मूवीज में वो बस सेकेंड लीड या सपोर्टिंग रोल में था। एक बी लिस्ट एक्टर की वैसी फिल्म कितने लोग देखने जाएंगे जिसमें वो लीड रोल में हो। ये सुनने में भले ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि कृतिका मिस्टर साइको फिल्म में काम कर रही है और हम लोगों से काफी ऊपर पहुंच गई है, लेकिन जब फिल्म के रिलीज होने की बारी आएगी तब देखना, कोई भी उसकी फिल्म देखने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए ऐसी फिल्मों में काम करना सिर्फ और सिर्फ उसकी बेवकूफी है। आगे जाकर वो हम सब के लिए बस एक जोक बनकर रह जाएगी, वनीता ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभी रिया को थोड़ा सुकून मिला ही था कि रिमझिम ने वनीता का मजाक उड़ाते हुए कहा, किसी ने सच ही कहा है, जिनके हाथ में अंगूर नहीं आते उन्हें वो अंगूर खट्टे ही लगते हैं। रिमझिम की बात सुनकर मनीषा ने जानबूझकर उसके मन में कृतिका को लेकर फूट डालने की कोशिश की। रिमझिम, तुम लोग सच में महान हो जो कृतिका को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करती हो। तुम लोग तो उस पर बहुत प्यार बरसाती हो, लेकिन उसका क्या? क्या तुम लोगों को पता भी है कि वो किसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए गई है? कृतिका जैसी लड़की जो सबसे सब कुछ छुपा कर किया करती है, मौका मिलने पर वो अपने दोस्तों के पीठ में छुरा घोंपने से पीछे थोड़ी हटेगी। हमारे बीच फूट डालने की अच्छी कोशिश कर रही हो तुम, लेकिन हम इस बारे में काफी पहले से जानते हैं। जिस दिन कृतिका ने स्कूल से छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, उसने उसी दिन हमें सब कुछ बता दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि उसने हमसे कुछ भी छिपाया होगा? वो बस लो प्रोफाइल मेंटेन कर शांति से अपनी फिल्म की शूटिंग करना चाहती थी। उसे इन बातों को लेकर इस तरह का दिखावा करना जरा भी पसंद नहीं है। मेहर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। बेचारी रिया को अभी थोड़ा सुकून ही मिला था कि उसका पारा फिर से गर्म हो गया। सच कहा जाए तो वो आज यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि वो अपने क्लासमेट्स को चला सके और उन सबकी प्रशंसा हासिल कर सके। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि कृतिका के फिल्म में काम करने वाली बात आज ही क्लास में सबको पता चलेगी और सभी सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बातें करेंगे कि वो किसी फिल्म में काम कर रही है। आखिर कृतिका के पास इतना अच्छा रिसोर्स आया कहाँ से जिससे कि उसे मूवी में लीड रोल मिल गया? ये देखकर कि मनीषा का मुंह बंद हो गया है और आगे क्या कहा जाए उसे कुछ सोच नहीं रहा, तो वनीता तुरंत उनके बीच बोल पड़ी। ऐसा है तो ये बताओ कि फिल्म में लीड रोल करने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उसने फिल्म में कुछ साइड रोल्स के लिए तुम लोगों का नाम कास्टिंग डायरेक्टर को सजेस्ट क्यों नहीं किया? ओ बाबा रे, देखो तो ये क्या कह रही है। नीतिका एकदम से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। तुम्हें क्या लगता है कि फिल्मों में साइड रोल्स की भरमार लगी होती है? वैसे भी क्या तुमने ट्विटर पर इस बारे में पढ़ा नहीं? कृतिका को फिल्म में काम करने के लिए अचानक से ऑफर मिला था, वो भी शूटिंग शुरू होने के 1 या 2 दिन पहले। यानी कि फिल्म क्रू ने पहले ही फिल्म के हर कैरेक्टर की कास्टिंग कर ली थी। बची थी तो बस फिल्म की लीड हीरोइन। ऐसे में क्या उसे ऑलरेडी कास्ट किए जा चुके एक्टर्स को फिल्म से बाहर करवा कर उन सबके रोल्स हमें दिलवा देने चाहिए थे? ये कोई टेलीविजन शो थोड़ी ना है जहाँ एक्टर्स की जरूरत लगातार पड़ती रहती है।
जिससे कि शो के लीड कैरेक्टर्स उसमें अपनी जान पहचान वालों या दोस्तों को कास्ट करवा देते हैं। खैर, कृतिका की छोड़ो, ये बताओ कि रिया तो काफी सालों पहले खुद को इंडस्ट्री में सेटल कर चुकी है, फिर उसने आज तक क्यों तुम में से किसी को अपनी किसी शो या फिल्म में साइड रोल नहीं दिलवाया? तुम दोनों तो उसकी जोरदार चापलूसी करती हो और उसकी सबसे बड़ी पिछलग्गू हो, फिर भी उसने तुम दोनों के बारे में आज तक सोचा क्यों नहीं? अचानक से पूरा क्लासरूम शांत हो गया। नीतिका की बात में सिर्फ और सिर्फ सच था, और सच तो हमेशा कड़वा होता है। मनीषा और वनीता दोनों की ही आंखों में खून उतर आया। तुम चापलूस किसे कह रही हो? तुम दोनों को, और किसे? हर वक्त तो तुम दोनों उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हो, उसकी बात मानने के साथ साथ उसके कई काम भी करती हो, और कभी कभी तो उसके बैग्स भी कैरी करती हो, बस इसी उम्मीद से ना कि वो तुम दोनों को अपने किसी फिल्म या शो में काम दिलवा दे। कोई बात नहीं, तुम दोनों उसकी चापलूसी करती रहो, देखना, भले ही उसने तुम दोनों में से किसी को भी अपनी इस मूवी में कोई साइड रोल नहीं दिलवाया है, लेकिन अपनी अगली मूवी में वो तुम्हें कोई ना कोई रोल जरूर दिलवाएगी। नीतिका ने फिर से दोनों का मजाक उड़ाया था। कृतिका ने इस बारे में किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो शर्मिंदा महसूस कर रही होगी। शर्मिंदा अपनी फिल्म के हीरो और डायरेक्टर से, शर्मिंदा फिल्म के नाम मिस्टर साइको से। फिल्म में काम करने वाला कोई भी एक्टर फेमस नहीं है। मूवी के बारे में जितना पता चल पाया है, उस हिसाब से इसका बजट भी काफी लो है। इस हिसाब से फिल्म एवरेज ही बनेगी। खैर, मैं देखना चाहती हूँ कि ये एवरेज मूवी कब रिलीज होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फिल्म मुश्किल से अपना बजट भी निकाल पाएगी, रिया ने चिढ़ते हुए कहा। फिर वो पलटकर घमंड में वहां से चली गई, जो कि कृतिका के बिना कुछ किए ही क्लास में उसे लेकर उसके क्लासमेट्स के बीच सनसनी मची हुई थी। तो ऐसे में अब रिया को वहां रुकने में कोई फायदा नजर नहीं आया। कोई उसके बारे में बात तो करने वाला नहीं था। 2 महीने बाद आज फिल्म की क्लाइमेक्स का आखिरी सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सीन शूट किया जाने वाला था। कृतिका के हिस्से की शूटिंग का भी सेट पर ये आखिरी दिन था। इसके बाद फिल्म में उसे और कोई सीन शूट नहीं करना था। इसके बाद तल्पेश फिल्म क्रू को कंट्री से बाहर ले जाने वाला था, जहां फिल्म के कुछ पोर्शन की शूटिंग की जानी बाकी थी। इन बचे हुए सीन्स में कृतिका का कोई भी सीन नहीं था। इस वक्त तल्पेश फिल्म क्रू को बतला रहा था कि उन्हें कहाँ कहाँ एक्सप्लोसिव सेट करने हैं। इस सीन में कुछ कार्स को भी डायरेक्ट ब्लास्ट करना था। तल्पेश सर, क्या हमारी प्रोडक्शन टीम को कोई खजाना मिल गया है? इतना शानदार और कॉस्टली सीन हम कैसे शूट कर पा रहे हैं? क्रू के किसी मेंबर ने सरप्राइज होते हुए सवाल किया। हाँ, एक खजाना हाथ लगा तो है, तभी तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। हमारी फिल्म को अब ओबेरॉय कॉरपोरेशन प्रोड्यूस कर रही है। शुरू में मैं भी बहुत परेशान था कि कैसे इस तरह के महंगे सीन को मैं अच्छे से शूट कर पाऊंगा, लेकिन ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने जब से फिल्म को प्रोड्यूस करना शुरू किया है, तब से मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई है। कल्पेश सच में काफी खुश था। उसके दिल की धड़कन खुशी से कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। मिस्टर कल्पेश, तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एक्चुअल में उसे पुकारने वाला अनुपम था। कृतिका ने जब पलटकर देखा तो उसने निखिल को अनुपम से कुछ कदम पीछे खड़ा पाया। वो सच में वहां उसके सामने था। ओबरॉय सर! तलबेज ने तुरंत तेज कदमों से निखिल के पास आकर उसे वेलकम किया। आपको खुद यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? आज कृतिका की शूट का आखिरी दिन है ना, मैं उसे यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। निखिल ने जवाब तो तलपेश के सवाल का दिया था, लेकिन उसकी नजर तो कृतिका पर अटकी हुई थी। कृतिका उसी के पास आ रही थी जब उसने निखिल को उसके वहां आने के कारण के बारे में तलपेश को बताते हुए सुना। न जाने किस वजह से, लेकिन वो इमोशनल फील करने लगी। उसकी आंखें भर आई। पिछले 2 महीने से वो निखिल से दूर यहाँ फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, लेकिन उसे आज महसूस हो रहा था कि वो कितने वक्त से निखिल से दूर थी। हर दिन रात के समय, चाहे वो कितनी भी थकी हुई क्यों न रहे, निखिल से वीडियो कॉल पर बात जरूर करती थी। लेकिन इस वक्त उसकी आवाज को सामने से सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो उसे कितना मिस कर रही थी। जो बात वो सबसे ज्यादा मिस कर रही थी, वो थी उसके साथ अकेले में वक्त बिताना। साथ ही मैं इस बात का ध्यान रखना चाह रहा था कि फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में कोई भी किसिंग सीन ना हो। निखिल हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। कृतिका और तल्पेश दोनों ही हक्के बक्के रह गए। अरे नहीं नहीं,
मैं आपको गारंटी देता हूँ, फिल्म में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तल्पेश ने तुरंत निखिल को भरोसा दिलाया। मेरी खुद की वाइफ ने मुझे वार्निंग दी है कि मैं किसी भी फिल्म में किसिंग सीन ना करूं। उसकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? तल्पेश की बात सुनकर संबित और बाकी के क्रू मेंबर अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। ठीक है, फिर तो मैं आप लोगों के काम में कोई दखल नहीं दूंगा, निखिल ने खुश होते हुए कहा। उसके बाद उसने कृतिका की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा उठा। निखिल का वहां होना कृतिका के अधूरे पद को दूर कर चुका था। जब वो फाइनल सीन की शूटिंग करने को तैयार हुए तो तल्पेश ने धीमी आवाज में कृतिका से कहा, निखिल के यहाँ होने से तुम नर्वस तो नहीं हो जाओगी ना? उसके यहाँ होने से खुद के परफॉर्मेंस को बिगड़ने मत देना। मैं ध्यान रखूंगी। कृतिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ऐसा समझ लूंगी कि वो यहाँ है ही नहीं। उसकी बात सुनकर तल्पेश उसे देखता ही रह गया। ये लड़की काबिल होने के साथ साथ बहादुर भी है। फाइनली कृतिका के आखिरी सीन की शूटिंग शुरू हो गई। इस सीन में कृतिका को एक भीड़ के बीच दौड़ कर जाना था, जो कि कार्स के एक के बाद एक ब्लास्ट होने की वजह से तितर बितर होकर इधर उधर भागने लगी थी। हट जाओ, जल्दी हटो रास्ते से। कृतिका का पूरा चेहरा धूल से भरा हुआ था और उसके कोन में एक छोटा सा बच्चा था जिसे वो प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी एक और ब्लास्ट हुआ जिससे कृतिका उस बच्चे को अपनी बाहों में थामे दूर हवा में उछल गई। कट। 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से अगले सीन की शूटिंग शुरू हो गई। ये पहली बार था जब निखिल कृतिका को शूटिंग करते हुए देख रहा था। लगभग सभी सीन वो एक टेक में पूरा कर ले रही थे। कुछ सीन्स को दोबारा से शूट करना पड़ा, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि बाकी के एक्टर्स ने उस सीन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। जब निखिल ने ये बात नोटिस की तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसकी कृतिका जो कुछ भी करती थी सब परफेक्ट होता था। जब कृतिका के सीन पूरे हो गए तो उस दिन और उस लोकेशन पर की जाने वाली शूटिंग की स्केड्यूल भी समाप्त हो गई। सभी ने जोर से तालियां बजाई और तल्पेश की असिस्टेंट मीता वहां एक बड़ा सा केक लेकर आ गई। कंग्रेचुलेशंस कृतिका, तुमने अपने हिस्से की शूटिंग आज पूरी कर ली। तल्पेश ने कहा, तुम्हारी वजह से फिल्म के इस शेड्यूल की शूटिंग सक्सेसफुल रही। बिल्कुल सही कृतिका, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। संबित ने एक नाइफ कृतिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा ताकि वो केक काट सके। चलो अब जल्दी से केक काटो। नाइफ हाथ में लेने के बाद कृतिका ने उन सभी का आभार जताया। आप सबके साथ शूटिंग करके मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पेश सर, मैं आपकी एहसानमंद हूँ जो आपने ये मूवी मुझे ऑफर की। थैंक यू सो मच। उसके बाद उसने केक को कट किया। चूंकि निखिल आज ही कृतिका को लेने के लिए आ गया था, इसलिए तल्पेश को कृतिका के लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज करने का मौका ही नहीं मिल पाया। आज तो हम कोई पार्टी नहीं कर सके, लेकिन जैसे ही हम सब मुंबई पहुंचेंगे एक साथ इकट्ठे होकर पार्टी जरूर करेंगे। तल्पेश ने कृतिका और बाकी सभी से कहा। उसके बाद कृतिका निखिल के साथ चली गई। जब वो लोग सेट के बाहर पहुंचे तो उसने देखा कि वहां 2 कारें मौजूद थी। यहाँ 2 कार क्यों है? कृतिका ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया। दूसरी कार अनुपम के लिए है, निखिल ने हैरानी में कृतिका को देखते हुए कहा। कृतिका उसे देखती रह गई। इस दौरान अनुपम तेज कदमों से दूसरी वाली कार की ओर बढ़ गया। वो जानता था कि उसे अपने बॉस को डिस्टर्ब नहीं करना है। इस बार निखिल अपने साथ जाधव को नहीं लाया था, इसलिए कार उसे खुद ही चलानी थी। कृतिका ने ये बात नोटिस कर एक राहत भरी सांस ली और उसके बाद ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। अभी उसने कार का दरवाजा बंद ही किया था कि निखिल ने उसके होठों को बेदर्दी से किस कर लिया। बड़ी गहरी सांस ली थी तुमने, तुम्हें क्या लगा मैं ड्राइव करूंगा तो तुम बच जाओगी? निखिल की गर्म सांसें कृतिका के चेहरे से टकराई। उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही उसने फिर से उसे जोर से किस किया। कृतिका की बाहें अपने आप ही निखिल के गर्दन को लपेट चुकी थी। उसके होठ इतनी शिद्दत से कृतिका के होठों को चूम रहे थे कि बेचारी को सांस लेने तक का मौका नहीं मिल पा रहा था। जब वो सांस लेने के लिए तड़प उठी तो निखिल ने उसके होठों को एक पल के लिए आजाद कर दिया। जैसे ही उसने हल्की सी सांस ली, वैसे ही निखिल ने फिर से उसके होठों को अपने होठों से बांध दिया। निखिल ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। निखिल उसे अपनी बाहों से आजाद ही नहीं करना चाहता था। आखिर इतने लंबे वक्त के बाद जो वो दोनों मिल रहे थे, लेकिन कार उसे ही ड्राइव करनी थी, इसलिए जल्दी ही खुद के मन को काबू में करके उसे कृतिका को अपनी बाहों से आजाद करना पड़ा।
बेचारी कृतिका के होठ निखिल के किस करने की वजह से लाल हो गए थे और उसके गाल शर्म की वजह से वो जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई थी। निखिल ने झट से उसकी सीट बेल्ट लगाई और फिर कार ड्राइव करने लगा। जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे तब जाकर कृतिका को होश आया। दूसरी तरफ अनुपम काफी वक्त पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। इस बार निखिल अपने प्राइवेट जेट से कृतिका को पिक करने के लिए आया था। जब वो सब प्लेन के अंदर आए तो अनुपम पायलट के साथ कॉकपिट में जाकर बैठ गया। वो उन दोनों की प्राइवेसी में जरा भी दखल नहीं देना चाहता था। एक लंबे वक्त के बाद कृतिका निखिल अकेले थे। बाय प्लेन राजस्थान और मुंबई के बीच की दूरी ज्यादा तो नहीं थी, इसलिए जितना भी वक्त उन दोनों के पास था उसे उन्होंने एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने में बिताया। फ्लाइट से उतरने के बाद निखिल खुद कृतिका को उसके घर छोड़ने के लिए गया। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त कृतिका के साथ बिताना चाहता था। निखिल समझता था कि चूंकि अनुराधा भी काफी टाइम के बाद कृतिका से मिल रही थी, तो उसे उन दोनों की लोन टाइम में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए कृतिका को उसके घर ड्रॉप करने के बाद वो जल्दी से वहां से लौट गया। रात के वक्त दोनों माँ बेटी चाय पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कृतिका उन्हें अपनी शूटिंग के दौरान सेट पर बिताए गए पिछले 2 माह के एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रही थी। शूटिंग के बाद वो लोग क्या करते थे, कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, वगैरह वगैरह। धड़ाम 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 अचानक से किसी ने उनके घर के दरवाजे को जोर से पीटा। ये क्या हुआ? कौन हमारे दरवाजे को इस तरह से पीट रहा है? अनुराधा ने चिढ़कर सोफे से उठने की कोशिश की, लेकिन कृतिका ने उन्हें रोक लिया। आप बैठिए माँ, मैं देखती हूँ। इतनी जोर से जो कोई भी दरवाजे को पीट रहा है, उसका इरादा नेक तो नहीं होगा। लेकिन अनुराधा अपनी बेटी को अकेले कैसे बाहर जाने दे सकती थी? उन्हें उसकी चिंता होती, इसलिए वो भी उसके साथ ही दरवाजे के पास आ गई। पहले कृतिका ने आराम से दरवाजे पर बने पीप होल से बाहर देखा। सरप्राइजिंगली दरवाजे के बाहर वीरेंद्र खड़ा था, जो कि इस वक्त काफी गुस्से में था। उसका चेहरा देखते ही कृतिका को भी गुस्सा आ गया। बाहर वीरेंद्र है, चलिए उसे इग्नोर करते हैं। सही कहा। अनुराधा तुरंत उसकी बात से सहमत हो गई। अभी वो पलटकर वापस जाने ही वाले थे कि वीरेंद्र फिर से दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। साथ ही अब वो बिना रुके डोर बेल भी बजाने लगा था। इस वक्त रात के 11 बज गए थे, फिर भी वो दरवाजा पीटे जा रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पड़ोस के लोगों की भी बर्दाश्त की सीमा अब खत्म हो रही थी, इसलिए उनमें से एक अपने फ्लैट से बाहर आ गया। क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा पीटकर हमें डिस्टर्ब करना बंद करो। मैं यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ। वीरेंद्र उस आदमी पर बिफरते हुए बोला। तुम अपना काम करो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम यहाँ पहले भी उस फैमिली को परेशान करने के लिए आए थे ना? उस पड़ोसी ने वीरेंद्र पर इल्जाम लगाया। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वीरेंद्र चिढ़ उठा। तुम सच में निहायत ही निर्लज और बेशर्म इंसान हो। एक सिंगल मदर और उसकी बेटी को डराने धमकाने वाला इंसान सच में कोई बहुत बड़ा कमीना ही हो सकता है। अपनी नींद के उचट जाने के कारण वो पड़ोसी अब गुस्से में वीरेंद्र को गालियां देने लगा था। कौन सी सिंगल मदर? जिसे तुम सिंगल मदर कह रहे हो, मैं उसका पति हूँ और उसकी बेटी का बाप। वीरेंद्र गुस्से में गुर्राते हुए बोला। अच्छा, तो कृतिका का बाप तू है? तब तो तू और भी गिरा हुआ इंसान है। अपनी सगी बेटी को हर्ट करने की कोशिश कोई गिरा हुआ बाप ही कर सकता है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो बार बार उस लड़की को नुकसान पहुंचाने के बाद भी खुद को उसका बाप बोल रहे हो। अब उस पड़ोसी को वीरेंद्र कोई सनकी लग रहा था, इसलिए उसने बोलने में रही सही शालीनता भी दिखानी बंद कर दी। मुंह बंद करो अपना, वीरेंद्र चिल्लाया। वो वहां कृतिका से मिलने के लिए आया था, इससे किसी और को क्या लेना देना। वीरेंद्र फिर से पलटकर दरवाजे को जोर से पीटने लगा। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हो सकता है वो लोग घर में नहीं हो, फिर दरवाजा पीटने का क्या फायदा? लेकिन वीरेंद्र ने उस आदमी को इग्नोर कर दिया और दरवाजे को पीटते हुए चिल्ला उठा। अनुराधा, कृतिका, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अंदर ही हो। दरवाजा खोलो अभी इसी वक्त। अगर तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं यहीं पूरी रात दरवाजे को पीटता रहूंगा। उसकी बात सुन अनुराधा को गुस्सा आ गया। अगर बात सिर्फ उसकी और कृतिका की होती तो वो वीरेंद्र को पूरी रात दरवाजा पीटने के लिए छोड़ देती। लेकिन वो वहां अकेले नहीं रहते थे, वहां कुछ पड़ोसी भी थे जिनके साथ उनके अच्छे रिश्ते थे।
वो अपनी फैमिली इश्यूज की वजह से उन्हें तो परेशानी नहीं दे सकते थे ना। मैं दरवाजा खोलती हूँ। अनुराधा की आवाज में चिढ़न साफ झलक रही थी। नहीं माँ, आप रहने दीजिए, मैं खोलती हूँ। कृतिका अनुराधा को कोई रिस्क कैसे लेने दे सकती थी। उसने अनुराधा को अपने पीछे किया और दरवाजा खोलने लगी। जब उसने दरवाजा खोला तो वीरेंद्र एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि उसका हाथ अभी भी दरवाजे को पीटने के लिए आगे बढ़ रहा था। तुरंत ही उसके दिमाग ने काम किया और उसने कृतिका को एक जोर का चांटा मारने की कोशिश की। कृतिका ने तुरंत उसके हाथ को ब्लॉक किया, जिससे वीरेंद्र की हथेली कृतिका के हाथ से टकराकर रह गई। इसके बाद भी कृतिका लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे आने को मजबूर हो गई, क्योंकि वीरेंद्र ने काफी जोर से वो लाफा चलाया था। वो तो शुक्र की बात थी कि उसका चांटा कृतिका के चेहरे पर नहीं लगा, लेकिन बेचारी के हाथ के जिस हिस्से पर उसकी हथेली टकराई थी वो हिस्सा पूरी तरह दर्द करना शुरू हो चुका था। अनुराधा कृतिका के ठीक पीछे थी, इसलिए लड़खड़ाती कृतिका को तुरंत उसने थाम लिया। अनुराधा जिस एंगल से देख रही थी, उससे उसे यही लगा कि वीरेंद्र ने कृतिका को एक चांटा मारा था। अनुराधा की आंखों में खून उतर आया। दरवाजे पर आने से पहले उन्होंने कृतिका की नजरों से बचाकर अपने हाथ में एक जोरदार चाकू उठा लिया था। उन्होंने तुरंत आगे आकर उस चाकू को लहराया। वीरेंद्र, कमीने, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने। अनुराधा गुस्से में वो चाकू पूरा का पूरा वीरेंद्र के सीने में उतार देना चाहती थी। शॉक होने के साथ साथ वीरेंद्र थोड़ा डर भी गया था। वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम दरवाजे से पीछे हट गया। अरे अरे, पागल हो गई है क्या। ये चाकू 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 पीछे करो। माँ, कृतिका ने तुरंत अनुराधा को पकड़ लिया। ये गिरा हुआ इंसान इस लायक नहीं कि आप अपने हाथ इसके खून से गंदे करो। गिरा हुआ किसे कह रही हो तुम। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरे बारे में ऐसी घटिया बात कहने की हिम्मत कैसे की तुमने, वाहियात लड़की। वीरेंद्र ने अपनी उंगली कृतिका की ओर पॉइंट की। सोनाली का रोल छीनकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाए बगैर छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ इस वजह से तुम यहाँ आकर मेरी बेटी पर हाथ उठाने लग गए। कहते हुए अनुराधा ने वो चाकू वीरेंद्र के गले से सटा दिया। कमीने, अगर तूने मेरी बेटी को दोबारा छूने की हिम्मत भी की ना, तो मैं तेरा गला यहीं काट दूंगी। कृतिका अनुराधा की जिंदगी थी, जिस पर वो अपनी जान छिड़कती थी। उसकी प्यारी सी बच्ची पर उसने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। अरे अरे, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा। अनुराधा की आंखों को खून जैसा लाल देख वीरेंद्र की तो डर से जान ही निकल गई थी। तुम कमीने इंसान, मेरी बेटी पर हाथ उठाने के सिवा और कुछ कर भी सकते हो। सोनाली भी तुझ पर ही गई है। वो भी तुम्हारी तरह बददिमाग और बेहुदा है, इसलिए वो कभी मेरी बेटी से आगे नहीं निकल सकती। कहते हुए गुस्से में ही अनुराधा खिलखिला उठी। कृतिका ने अनुराधा को पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश करते हुए वीरेंद्र को चेतावनी दी। मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ डैड, हमारे घर दोबारा आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना सोनाली के लिए ये अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तुम अकेले कर क्या सकती हो। वीरेंद्र कृतिका का मजाक उड़ाते हुए हंसा। उसकी नजर में कृतिका अभी भी एक मामूली सी लड़की थी। बहुत कुछ, कृतिका झट से बोली। अनुष्का और प्रेम के साथ क्या हुआ, ये तो आपको मालूम है ना। अगर नहीं तो इंटरनेट पर जाइए और उन दोनों के बारे में सर्च कीजिए। जैसा हाल मैंने उन दोनों का किया है ना, कुछ वैसा ही हाल मैं सोनाली का करना शुरू कर दूंगी। अगर आप फिर से कभी मेरी माँ या मेरे पास आए, तो जितनी बार आप हम दोनों को परेशान करेंगे, उतनी बार मैं सोनाली का जीना हराम करूंगी। देखूं कि वो कब तक ये सब बर्दाश्त कर पाती है। कृतिका को अनुराधा की तबीयत की चिंता थी। आखिर वो दिल की मरीज रह चुकी थी। ऐसे में वो उसे और गुस्सा या परेशान होते हुए कैसे देख पाती। वो अपनी आंखों में अंगारे लिए हुए बोली, अगर आप चाहते हैं कि फिल्मों में वापसी करने की सुनाने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाए, तो जरूर हमारे पास हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए आइए। जितनी बार आप हम दोनों के सामने आएंगे, उतनी बार मैं उस लड़की का जीना हराम कर दूंगी। अगर कोई और उसे धमकी दे रहा होता तो वीरेंद्र पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कृतिका की बातों को लेकर ऐसा कुछ नहीं था। उसने उसे धमकी दी भी तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ऐसे में उसका डरना तो लाजमी था। भले ही प्रेम इस वक्त बेल लेकर जेल से बाहर आ गया था, लेकिन अब उसकी पॉपुलैरिटी पहले जैसी जरा भी नहीं थी। उसके पास ना तो काम करने के लिए कोई फिल्म थी और ना ही कोई टीवी शो। वो जिन भी कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर था, उन सभी कंपनीज ने उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था।
अनुष्का की हालत तो प्रेम से भी ज्यादा खराब थी। प्रेम के बारे में लोग कोशिश करने पर कुछ तो जान जाते थे, लेकिन अनुष्का, उसके बारे में तो किसी को कोई खबर ही नहीं थी। मानो वो बेचारी इस दुनिया में कभी आई ही नहीं थी। इसलिए वीरेंद्र सच में कृतिका की धमकी से डर गया था। लेकिन वो घमंडी इंसान इसे एक्सेप्ट थोड़ी ना कर सकता था। उन दोनों से अच्छी खासी दूरी मेंटेन करते हुए उसने उन दोनों को धमकी देते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, मैं आपको धमकी दे रही हूँ, कृतिका बेरुखी से बोली। अगर हिम्मत है तो दोबारा से मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए मैं सोनाली को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। कृतिका का गुस्सैल रूप देख वीरेंद्र डर से लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगा। वो पड़ोसी अभी भी अपने फ्लैट में नहीं गया था और वहां हो रहे पूरे ड्रामे को देख रहा था। वीरेंद्र को डरा हुआ देख वो ठहाके लगाकर हंस पड़ा, जिससे कि वीरेंद्र और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। अगर आप अभी भी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, वीरेंद्र गुस्से में चिल्लाया। लेकिन मेरी माँ से तो आपका कोई लेना देना नहीं। 10 साल पहले आपने उन्हें तलाक दे दिया था। इस वक्त यहाँ आकर आप उन्हें हैरेस कर रहे हैं, जो कि एक वैलिड रीजन है पुलिस को कॉल कर यहाँ बुलाने का। कहते हुए कृतिका लपक कर कमरे के अंदर गई और अपना फोन लेकर बाहर आई। एक बार फिर से थैंक्स टू यू, मुझे एक और मौका मिल गया है सोनाली को बर्बाद करने का। कृतिका, तुम्हें मुझसे बचकर रहना चाहिए। तुम भले ही इस वक्त खुद को काबिल और ताकतवर दिखा रही हो, लेकिन गलती से कभी मेरे हाथों में मत पड़ जाना, क्योंकि अगर मुझे कोई भी एक मौका मिल गया तुमसे बदला लेने का, तो सोनाली के साथ तुमने जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं तुमसे किन किन कर लूंगा। वीरेंद्र ने कृतिका को धमकी तो दे दी थी, लेकिन क्या कृतिका उससे जरा भी डरेगी? जरूर, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। आप भी इस बात की पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपके कुछ करने तक सोनाली खुद को संभाल कर रख पाए। कृतिका खिलखिला उठी। लगता है आपको अब तक समझ में नहीं आया है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब जब आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब तब मैं सोनाली की जिंदगी में तूफान ला देती हूँ। उसकी इस बुरी हालत के जिम्मेदार आप हैं। ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? वीरेंद्र सच में बेवकूफ था। वो क्यों नहीं शांति से अपनी जिंदगी जीता था? क्या शांति से किसी दूसरे की जिंदगी में दखल दिए बिना जीना इतना मुश्किल था उसके लिए? अचानक से वीरेंद्र मानो बर्फ की तरह जम गया। लेकिन फिर उसके बेवकूफ घमंडी दिमाग ने उसे ये एहसास दिला दिया कि कृतिका उसे अपनी बातों के जाल में फंसा रही है। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। ये सब तुम बस इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम बेहुदा हो। वीरेंद्र कर जा। लेकिन कृतिका अब उससे बहस करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। घर जाइए और इस बारे में अच्छे से सोचिए। आगे से आप जितनी भी बार मुझे या मेरी माँ को परेशान करने की कोशिश करेंगे, उससे कई गुना ज्यादा परेशानी मैं सोनाली की जिंदगी में ला दूंगी। ये कहने के बाद उसने वीरेंद्र के मुंह पर ही जोर से घर का दरवाजा बंद कर दिया। गुस्से में वीरेंद्र फिर से घर के दरवाजे को पीटने वाला था, लेकिन दरवाजा फिर से पीटने से पहले उसे कृतिका की कही बात याद आ गई। वो ये सोचने लगा कि कैसे कृतिका ने बिना किसी सपोर्ट के इंटरनेट पर अनुष्का और प्रेम को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसने उन तुरंत ही उनकी नजर कृतिका के बाएं हाथ की कोहनी से थोड़ा ऊपर के हिस्से पर गई, जो कि चोट के कारण लाल होने के साथ साथ सूज भी गया था। ये देखो तो, कितना जोर से मारा है उसने तुम्हें, और तुम कह रही हो तुम एकदम ठीक हो। अनुराधा ने जोर से कृतिका को डांटा। उसके बाद वो उसे खींचते हुए लिविंग रूम में ले आई। तुरंत ही फर्स्ट एड किट से ऑइंटमेंट निकालकर उन्होंने उसके हाथ पर चोट वाले हिस्से में लगाया और हल्के हाथों से उस चोट पर मसाज करने लगी। कृतिका भी भगवान से मना रही थी कि उसके हाथ की सूजन रात भर में ठीक हो जाए, क्योंकि अगर निखिल का ध्यान उसके सूजे हुए हाथ पर गया तो फिर वीरेंद्र के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाने वाली थी। वो कमीना! कृतिका के सूजे हुए लाल हाथ को देख अनुराधा गुस्से से तड़प उठी, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया, क्योंकि उनके आंखों में आए आंसुओं को देख उनकी बेटी परेशान हो सकती थी। वो खुद को यूजलेस फील कर खुद से नफरत करने लगी थी। एक माँ होने के नाते उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की सुरक्षा करनी चाहिए थी। माँ, मेरी तरफ देखिए ना, मैं एकदम ठीक हूँ। देखिएगा, आज के बाद वीरेंद्र हम दोनों के साथ कभी भी उलझने की कोशिश नहीं करेगा। अपनी काबिल अपनी काबिलियत से जिस तरह कृतिका ने उसे डराया था, उसके बाद तो वीरेंद्र का उसके या उसकी माँ के आसपास भटकना एक तरह से नामुमकिन ही था।
ऐसे सच में एक हंसाने वाली बात थी। वीरेंद्र कई बार सोनाली की वजह से उन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए उनके पास आया था, लेकिन अब उसी सोनाली की वजह से वो उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। कृतिका खुद की सोच पर अविश्वास कर मजाक में हंसने लगी, लेकिन जैसे ही अनुराधा का ध्यान उसके चेहरे पर गया तो उसने झट से अपनी मुस्कुराहट छुपा ली, इस बात से डर कर कि कहीं वो उससे नाराज होकर उसे डांटने ना लगे। मैं तो सोच रही थी कि तुमसे देर रात तक बातें करूंगी, अनुराधा ने आह भरते हुए कहा। लेकिन उस वीरेंद्र ने मूड ही खराब कर दिया। वैसे तुम भी सफर से काफी थक गई होगी, इसलिए तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए। हाँ माँ, वैसे भी अब तो हर रोज हमारे पास बात करने के लिए काफी वक्त होगा। कृतिका ने मुस्कुराते हुए अनुराधा को हक कर लिया। मैं कल से क्लास भी जाना चाह रही हूँ। इतनी जल्दी? तुम्हें कुछ दिन तो अपने घर पर आराम करना चाहिए ना। नहीं माँ, पहले ही मेरी कई क्लासेस छूट गई हैं और फाइनल एग्जाम में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे जल्दी से जल्दी एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी होगी। कृतिका ने एक्सप्लेन किया। तुम्हारी मूवी थिएटर में कब तक रिलीज होगी? अगर सब कुछ सही रहा तो गर्मी के मौसम के दौरान। उस दौरान स्कूल और कॉलेजेस की भी छुट्टियां रहेंगी, जिससे कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मिल पाएंगे। अब जब तुम्हें कल से ही क्लास स्टार्ट करना है तो तुम्हें जल्दी से सो भी जाना चाहिए। एक दूसरे को गुड नाइट कहने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले दिन जब कृतिका स्कूल पहुंची तो वो सबसे पहले काउंसलर अंजलिका के पास गई, ये रिपोर्ट करने के लिए कि वो अपनी छुट्टी से वापस आ गई है। तो तुम आ गई? शूटिंग कैसी रही तुम्हारे फिल्म की? अंजलिका ने सवाल किया। थैंक्स मैम, सब अच्छा रहा, कृतिका ने पोलाइटली कहा। इधर कृतिका और अंजलिका में कुछ फॉर्मल बातें हो रही थी और दूसरी तरफ किस्मत से रिया भी आज ही अपनी छुट्टियां पूरी कर वापस स्कूल लौट रही थी। कृतिका के काउंसलर ऑफिस में आने की कुछ देर बाद ही रिया भी वहां रिपोर्ट करने के लिए आ पहुंची। प्रोफेसर अंजलिका ने वही सवाल रिया से भी किया जो अभी कुछ पल पहले उन्होंने कृतिका से किया था। तुम्हारी शूटिंग कैसी रही? वो किसी भी स्टूडेंट को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं रख रही थी। सब अच्छा रहा मैम। फिल्म क्रू ने मुझे कंफर्म किया है कि मेरी फिल्म समर टाइम में सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो जाएगी, रिया ने हल्का घमंड दिखाते हुए कहा। अंजलिका ने मुस्कुराते हुए अपने सिर को हिलाया। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी फिल्म जरूर देखूंगी और कृतिका की भी, जो कि थिएटर में रिलीज होगी। रिया ने पहले तिरछी नजरों से कृतिका को देखा, फिर वो दयालु होने का झूठा दिखावा करते हुए बोली, मैं भी तुम्हारी फिल्म जरूर देखूंगी कृतिका, चाहे मूवी हिट हो या फ्लॉप। आखिर है तो ये हमारे स्कूल के किसी स्टूडेंट की। ऐसे में मेरा तुम्हारी फिल्म को सपोर्ट करना तो निश्चित है। मैं भी फिल्म को थिएटर में ही जाकर देखूंगी। कृतिका ने इस बात से अनजान बनने का दिखावा किया कि उसका ध्यान रिया के मजाक उड़ाने वाले टोन पर नहीं गया है। फिर वो बोली, थैंक्स रिया, मैं भी प्रे करूंगी कि गैंगस्टर महबूबा को ढेर सारी व्यूअरशिप मिले और सभी उसे पसंद करें। उसके बाद अंजलिका ने उन्हें कहा, क्योंकि अब तुम दोनों वापस आ चुकी हो और फाइनल ईयर के एग्जाम्स में बस 1 महीना ही बचा हुआ है, तो तुम दोनों को ही अच्छे से अपनी तैयारियों में लग जाना चाहिए। अगर तुम दोनों न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस मेजर के एक्सचेंज प्रोग्राम में अपनी जगह फाइनल करना चाहती हो तो तुम दोनों को इस एग्जाम को काफी सीरियसली लेना होगा। स्कूल के पास बस 6 स्पॉट है, जो कि स्टूडेंट को उनके ग्रेड्स के आधार पर दिए जाते हैं। क्योंकि तुम दोनों के पास एक्टिंग वर्क का एक्सपीरियंस है तो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। साथ ही तुम्हारी फिल्म के रिव्यू, उसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के कारण उसकी व्यूअरशिप को लेकर भी तुम्हारे ग्रेड्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है तुम दोनों का अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना और बेहतर ग्रेड हासिल करना। स्कूल अपने सभी स्टूडेंट्स का ध्यान रखती है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, इसलिए सेमेस्टर एग्जाम की ग्रेड्स इस एक्सचेंज प्रोग्राम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इसके अलावा कृतिका और रिया दोनों ही फिल्म की शूटिंग स्कूल के बाहर कर रहे थे, जिसे एक इंटर्नशिप के तौर पर देखा जा सकता था और इस तरह से उन्हें इंटर्नशिप को लेकर भी पॉइंट्स मिलेंगे। रिया इस बारे में काफी पहले से जानती थी, लेकिन चूंकि कृतिका ने बीच सेमेस्टर में स्कूल को ज्वाइन किया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और किसी ने उसे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं था। आज वो पहली बार इस सब के बारे में सुन रही थी, जिस वजह से वो काफी सरप्राइज थी। खैर, कृतिका का पूरा ध्यान इस वक्त अपने एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स लाने और अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधारने पर था, ताकि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाले 6 स्टूडेंट्स में से एक नाम उसका भी हो। कृतिका और रिया
दोनों ही एक साथ अंजलिका के ऑफिस से बाहर आई। रास्ते में रिया ने फिर से कृतिका का मजाक उड़ाया। कृतिका, भले ही जिस मूवी में तुमने काम किया है वो एक लो बजट फिल्म है, उसमें कोई फेमस एक्टर भी नहीं है और फिल्म का डायरेक्टर एक बी लिस्ट एक्टर है, तो ऐसे में अगर फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं होती है तो तुम ज्यादा उदास मत होना। कृतिका की भौहें उठ गई। वो मन ही मन रिया को फटकार लगाना चाह रही थी, लेकिन फिर उसने शांति से कहा, मुझे इनकरेज करने के लिए थैंक्स रिया। मुझे भरोसा है कि तुम्हारी वेब फिल्म को अच्छी खासी व्यूअरशिप मिलेगी। आखिर तुम पहले से काफी पॉपुलर जो हो। तुम्हारी पॉपुलैरिटी के कारण कई फैंस तुम्हारी फिल्म को देखेंगे। उसकी बात सुन रिया का सर घमंड से ऊपर उठ गया। वो इतराते हुए बोली, बिल्कुल, मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से ही तो फिल्म के लिए कास्टिंग की बात आते ही फिल्म के इन्वेस्टर्स ने सबसे पहले मुझे कांटेक्ट किया। कृतिका ने एक लंबी सांस ली। उसके बाद वो पछताते हुए बोली, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे साथ compete जरूर करती, लेकिन किस्मत को ये मंजूर ही नहीं। मेरी फिल्म थिएटर में रिलीज होगी और तुम्हारी बस वेब प्लेटफॉर्म्स पर। इससे तो ये भी कंफर्म नहीं हो पाएगा कि हम में से किसकी फिल्म बेहतर है। पता नहीं तुम कब इस लायक बन पाओगी कि किसी रियल थिएट्रिकल फिल्म में काम कर सको। रिया की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। उसका मुंह हैरानी में खुला हुआ था और कृतिका आगे बोलती जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही कड़ी मेहनत करती रहो। कभी न कभी तुम्हें ऐसे छोटे मोटे वेब फिल्म और टीवी शो से बाहर निकलकर थिएट्रिकल फिल्मों में काम करने का मौका जरूर मिलेगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, लेकिन तब तक तो मैं कई बड़े प्रोडक्शन बैनर्स के लिए काम कर चुकी होंगी। शायद आगे जाकर तुम्हें भी बड़ी बजट की फिल्म ऑफर हो, लेकिन तब तुम कोई न्यूकमर तो नहीं कहलाओगी, है ना? या शायद तुम्हें कभी कोई बिग बजट की थिएट्रिकल फिल्म मिले ही नहीं। रिया के चेहरे पर आई घमंड वाली हंसी एकदम से गायब होने वाली थी। हे, इसमें हंसने की क्या जरूरत है इस लड़की को? ये साफ था कि कृतिका इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ा रही थी कि अभी भी शायद वो एक थिएटर में रिलीज होने वाली मूवी में काम करने के लायक नहीं है। रिया के सीने में कृतिका की बातों को सुनकर दर्द सा होने लगा था। अभी ये दर्द शांत भी नहीं हुआ था कि कृतिका ने फिर से कुछ कहा, चलो कोई बात नहीं, आगे अगर तुम्हें किसी थिएट्रिकल फिल्म में काम करने का मौका मिलता है और तब कोई ऐसी बात तुम्हारे सामने आती है जिसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं हो, तो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो और तुम्हारे मन में जो भी सवाल हो वो तुम मुझसे पूछ सकती हो, अगर तुम्हें मौका मिले तो। इसका मतलब यही था कि उसे किसी भी थिएट्रिकल फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिलने वाला था। कृतिका की बातों के पीछे छिपी दूसरी बात रिया के कानों में साफ साफ गूंज रही थी। तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं कृतिका। रिया के चेहरे पर इस वक्त जलन वाले भाव थे। सिर्फ मूवी में काम कर लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। मूवी किस स्टैंडर्ड की है ये भी बहुत मायने रखता है। मुझे देखना है कि तुम्हारी मूवी किस स्टैंडर्ड की है और वो कितनी अच्छी है। इतना कहने के बाद रिया गुस्से में अपना पैर पटकते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ गई। जब कृतिका क्लासरूम में आकर अपनी सीट पर बैठी तो रिमझिम और उसके बाकी के दोनों दोस्तों ने खुश होते हुए उसे वेलकम किया। रिमझिम ने उसे बताया कि उसके एब्सेंस में क्लास में क्या हुआ था। साथ ही उसने उसे ये भी बताया कि ट्विटर पर हुए उस इंसिडेंट के बाद क्लास के सभी स्टूडेंट्स ये बात जान चुके हैं कि वो मिस्टर साइको नाम के फिल्म में काम करने के लिए गई थी। काश कि तुम उस वक्त यहाँ होती जब सबके साथ साथ रिया को भी ये बात पता चली कि तुम किसी फिल्म में काम कर रही हो। तो उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। हाँ यार, सच में तुम उस वक्त यहाँ होती तो मजा ही आ जाता। ऐसे क्या तुम्हें ये पता है कि अनिकेत एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला था, लेकिन आखिर में फिल्म के प्रोड्यूसर ने उसे फिल्म से बाहर ही कर दिया? महर ने कहा, नहीं, कृतिका अनिकेत के बारे में कुछ भी जानने को लेकर वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो मासूम क्रिमिनल नाम से एक फिल्म को डायरेक्ट करने वाला था। इससे पहले भी उसने कुछ छोटे मोटे वेब शोज डायरेक्ट किए थे, लेकिन उन सभी को प्रोड्यूस उसकी फैमिली नहीं किया था। ये पहली बार था जब किसी दूसरे प्रोड्यूसर ने उसे अपने फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए हायर किया था। लेकिन आखिर में जब मासूम क्रिमिनल फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी और उसके प्रमोशन शुरू हो चुके थे कि तभी अनिकेत को एज ए डायरेक्टर फिल्म से बाहर कर दिया गया। अनिकेत के लिए ये फिल्म उसके सपनों को पूरा करने की पहली सीढ़ी थी, लेकिन अब उसने ये मौका गवा दिया था। अब उसे दोबारा से ऐसा कोई मौका मिलेगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। उसे कब फिल्म से बाहर किया गया? कृतिका ने सवाल किया। जिस दिन तुमने उसे मारा था ना, उसके एक सप्ताह बाद।
मैंने एक और बात नोटिस की, और वो ये कि जब तुमने उसे मारा था तो उसका चेहरा बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन 2 दिन के बाद जब वो वापस अपने क्लास में आया तो उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। रिमझिम ने रिप्लाई किया। ये बात कृतिका को शॉक्ड कर गई। उसे मालूम नहीं था कि किसने पिटाई की है उसकी, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। बहुत बढ़िया। वो चैन से अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। वो समझ चुकी थी कि उसे उसकी फिल्म से बाहर निकलवाने में कहीं न कहीं निखिल का हाथ था। नहीं तो इतनी बड़ी मुसीबत अचानक से अनिकेत जैसे रईसजादे पर दो नहीं आ सकती थी। शायद निखिल को पता चल गया होगा कि अनिकेत ने उसे परेशान करने की कोशिश की थी। कृतिका खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। मैं 1 मिनट में आती हूँ। अरे, तुम मुस्कुरा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने वाली हो? नितिका ने कहा। कृतिका ने तुरंत सहमति जताई। या मुझे पूछना नहीं चाहिए था। तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट ही बता दे रही है कि तुम उसे ही कॉल करने जा रही हो, नितिका ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। सच में कृतिका के चेहरे की मुस्कुराहट हर कोई देख सकता था। वो खुशी खुशी कॉर्नर में चली गई और फिर उसने निखिल को कॉल किया। बस 2 बार कॉल की रिंग होते ही निखिल ने दूसरी तरफ से फोन पिक कर लिया। लगता है कोई मुझे बहुत मिस कर रहा है, निखिल ने फोन पिक करते हुए सवाल किया। कृतिका हैरान हो गई। वो कल ही तो मिले थे, फिर वो उसे मिस क्यों करती? लेकिन निखिल गलत नहीं कह रहा था। वो उसे थोड़ा तो मिस कर रही थी। मैं आज स्कूल आई हुई हूँ, कृतिका ने कहा। जैसे ही मैं अपनी क्लास पहुंची तो मुझे मेरी सहेलियों ने बताया कि अनिकेत कोई फिल्म डायरेक्ट करने वाला था, लेकिन आखिरी मौके पर उसे फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। अगर उसने तुम्हें परेशान नहीं किया होता तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सुनते ही कृतिका समझ गई कि उसका अंदाजा गलत नहीं था। मैं सही सोच रही थी। ये तुमने ही किया है ना? निखिल ऑफिस में था और कुछ फाइलों पर काम कर रहा था। उसकी बात सुनते ही उसने अपना फाउंटेन पेन नीचे रख दिया। कहीं तुम्हारा दिल उसके लिए दुख तो नहीं रहा? मेरा दिल उस जाहिल के लिए क्यों दुखेगा? कृतिका गुस्से से कुर्राई। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करूं, लेकिन अब मैं वो नहीं करने वाली। ये कहने के तुरंत बाद कृतिका ने निखिल को फोन पर पछताते हुए आह भरते हुए सुना। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा जेलस फील करने लगा था, निखिल ने धीमी आवाज में कहा, जो कि कृतिका के कानों में सहन पैदा कर गए। किसने कहा था उसे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बनकर यंग एज में तुम्हारे साथ वक्त बिताने को? निखिल ये बात कभी नहीं भूल सकता था कि अनिकेत कृतिका के बचपन का प्यार था। कृतिका के टीनेज ईयर में वो हमेशा उसके साथ होता था। ये बात उसे हमेशा जेलस फील करवाती थी। वो हमेशा इस बारे में सोचता था कि काश वो समय में पीछे जा पाता, जिससे कि अनिकेत के कृतिका से मिलने से पहले ही वो खुद कृतिका की जिंदगी में आ चुका होता। ऐसे में जब अनिकेत कृतिका की जिंदगी में आने के बाद उसके करीब आने की कोशिश करता, तो वो उसकी चीप हरकत सुनाई कर उसे उससे दूर भगा देता। निखिल की बात सुन कृतिका खुश हो गई, साथ साथ उसका चेहरा शर्म से लाल भी हो गया। उसकी बातों ने उसके दिल को छू लिया था। अनिकेत के साथ भले ही उसकी बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन उसका भविष्य निखिल के साथ था, जो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ने वाला था। इसी के साथ कृतिका का ख्याल उम्र के उस दौर पर चला गया, जब बूढ़े होने के बाद भी वो और निखिल एक दूसरे का हाथ थामे हुए होंगे। खैर, वो सब छोड़ो। तुम ये बताओ, जब अनिकेत तुम्हें परेशान करने के लिए आया था तो तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? निखिल ने हल्का गुस्सा दिखाते हुए सवाल किया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, बस ये बात मेरे दिमाग से उतर गई थी, कृतिका ने कहा। उस वक्त मेरे पास कई काम थे। उस इंसिडेंट के अगले ही दिन मुझे फिल्मिंग लोकेशन पर जाना था। घर पर जाने से पहले तैयारी करना, माँ से बातें करना, फिर फिल्म शूटिंग प्लेस पर पहुंचने के बाद लगातार शूटिंग में बिजी रहना। इन सब के बीच मेरे मन से ये बात निकल गई कि मुझे अनिकेत वाले इंसिडेंट के बारे में तुम्हें बताना है। वो झूठ नहीं बोल रही थी। बीते 2 महीने वो सच में काफी बिजी रही, लेकिन ये सब कहते वक्त उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि निखिल का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, निखिल ने कहा। लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? कृतिका ने सवाल किया। मुझे जागृति ने बताया। वो बदमाश उस इंसिडेंट के वक्त तुम्हारे आसपास ही था और तुम्हारी हेल्प करने की जगह वो छिपकर इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो शूट कर रहा था। बाद में वही वीडियो जब वो दादी माँ को दिखा रहा था तो मैं भी वहां आ पहुंचा और फिर मजबूरी में उसे मुझे इस बारे में सब कुछ बताना पड़ा।
उसकी बात सुन कृतिका परेशान हो गई। उसे लगने लगा कि उसकी इमेज उर्मिला देवी के सामने खराब हो गई होगी। दादी माँ ने क्या कहा? वो तो इस वीडियो को देखकर बहुत खुश थी। उनके हिसाब से लड़कियों को धोखा देने वाले लड़कों के साथ वही होना चाहिए जो तुमने अनिकेत के साथ किया। कृतिका हैरान हो गई। मैंने सुना है कि 2 दिन बाद जब अनिकेत स्कूल आया तो उसका चेहरा हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ था। मैंने उसे इतना तो नहीं मारा था। कहीं ये काम जागृति का तो नहीं? हाँ, ये मेरे उसी बदमाश और प्यारे से भाई का काम था। फाइनली निखिल ने जागृति की थोड़ी तारीफ की। कृतिका बेचारी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। जागृति सच में कभी कभी बहुत क्यूट सा बन जाता था। लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद मिस्टर साइको के क्रू ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि उनकी फिल्म 19 जुलाई को रिलीज की जाएगी। फिल्म के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर फिल्म के मेन कास्ट की लिस्ट ऐड कर दी गई थी। इस लिस्ट में कृतिका का नाम तल्पेश के नाम के जस्ट बाद था। इससे क्लियर हो गया था कि वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है। सेम डेट पर बैटल ऑफ इंद्रावत नाम से एक एपिक फिल्म प्रीमियर होगी। इसकी अनाउंसमेंट भी कुछ दिन के बाद हो गई। अब मिस्टर साइको और बैटल ऑफ इंद्रावत के बीच बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होना तय था। उस फिल्म में काम करने वाले लगभग सभी सेलिब्रिटीज काफी पॉपुलर थे। अगर इस फिल्म के किसी एक एक्टर की भी पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो वो अकेले ही मिस्टर साइको की तरफ से लोगों का ध्यान हटाकर बैटल ऑफ इंद्रावत की ओर ले जा सकता था। इस बीच आराध्या और तल्पेश दोनों का कॉन्फ्रेंस पर कृतिका को कॉल आया। कृतिका, तुम्हें याद है जब हम मिस्टर साइको के सेट पर जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले थे तो हमारी मुलाकात फर्स्ट क्लास लाउंज में लावण्या से हुई थी। मुझे पता चला है कि वो उस दिन बैटल ऑफ इंद्रावत की शूटिंग के लिए जा रही थी, आराध्या ने फोन पर कहा। दूसरी तरफ तल्पेश भी इस बात से काफी परेशान था। इन कुछ दिनों में वो इतना ज्यादा परेशान था कि वो बार बार अपनी उंगलियों की नाखून चबाते रहता था। वो लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। उन्हें यही लग रहा होगा कि हमारी फिल्म उनकी फिल्म के सामने टिक नहीं पाएगी, और एक तरह से ये सच भी है। तल्पेश सर, जब तक दोनों मूवी रिलीज नहीं हो जाती तब तक खुद से कुछ भी अंदाजा लगाना सही नहीं। प्लीज निराश न होइए और फिल्म की सक्सेस को लेकर ज्यादा स्ट्रेस ना ले। अगर बैटल ऑफ इंद्रावत फिल्म के लोगों को ये पता चल जाता है कि उनकी फिल्म के साथ रिलीज हो रही फिल्म का डायरेक्टर अभी से परेशान हो गया है तो इससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। इसलिए खुद को संभालिए। कृतिका ने तल्पेश को एनकरेज करने की कोशिश की। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कृतिका, पर मैं क्या करूँ? तल्पेश ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। ठीक है, मैं खुद को संभालने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अंदर ही अंदर डरा हुआ हूँ। ये बात मैं किसी और को पता भी नहीं चलने दूंगा। तल्पेश सर, मैं जानती हूँ कि इस मूवी में आपने बहुत मेहनत की है। आपने अपनी आज तक की सारी कमाई भी इस मूवी में लगा दी है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, आपको खुद पर और अपनी फिल्म पर भरोसा करना होगा। हमारी फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा है, इसलिए हमारी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी जैसी बेकार की बात पर परेशान होने की जगह आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि एक बिग बजट फिल्म के साथ compete करने के बाद भी अगर हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी अर्निंग कर लेती है तो हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे? एक बिग बजट की फिल्म पर हमारी लो बजट की फिल्म की जीत कैसी होगी? कृतिका ने कहा। तल्पेश मुस्कुरा उठा। तुम ठीक कह रही हो कृतिका, लेकिन मुझे चिंता निखिल को लेकर है। ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने फिल्म को बनने में लगने वाले खर्च का 75% अकेले वहन किया है। ऐसे में अगर फिल्म हिट नहीं हुई तो उन्हें काफी नुकसान होगा। फिर मैं उनका सामना कैसे करूंगा? तल्पेश सर, निखिल ओबेरॉय कॉरपोरेशन का सीईओ और मिस्टर साइको का इन्वेस्टर होने के साथ साथ मेरा बॉयफ्रेंड भी है। मैं उसे किसी भी तरह का लॉस नहीं होने दूंगी। साफ साफ कहूँ तो मेरी वजह से उसने फिल्म में इतना ज्यादा पैसा लगाया है। इस वजह से मैं आपसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। तल्पेश चुप हो गया। कृतिका इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं हो सकती थी। उसकी इस बात से उसे काफी ज्यादा सुकून महसूस हुआ।